ओके ऑलराइट गाइस, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड फाइन। तो आज हम लोग ना मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फाइन, ओके। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा ना एसेट्स एक्वायर करके दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एसेट्स ही ना वैल्यू क्रिएट करके देगा। और सेकंड है ग्रोथ। देखिए आज मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 60 ला रहे हैं, फिर 70 ला रहे हैं, फिर 80 ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका ग्रोथ हो रहा है, राइट। अब आप बहुत साल से एक ही परफॉर्मेंस दी जा रहे हैं, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट क्या है, तो यहाँ पे ग्रोथ का मतलब इंप्रूवमेंट है कि मैनेजमेंट चाह रहा है कि आपके अंदर ग्रोथ भी हो, ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो। तीसरा चेंज एंड इनोवेशन। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे चेंज करते हैं। देखिए चेंज का मतलब ही होता है अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाना। जैसे अभी पैंडेमिक का टाइम है, ठीक है, तो टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हम लोग फिजिकल क्लासेस देते थे ऑफलाइन मोड में। अब जैसे ये पैंडेमिक आया, कोई भी आके क्लासरूम में क्लास नहीं कर सकता, तो हम लोगों ने भी क्या टेक्नोलॉजी को सब मतलब अडॉप्ट किया और हम लोगों ने अपने आप को चेंज किया, अपना टेक्निक्स को चेंज किया। वैसे मैनेजमेंट भी चाहेगा ना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस ढंग से वो चेंजेस लाए, वो एडेप्टेबिलिटी लाए, ताकि वो कमिंग चैलेंजेस को एस्टिमेट करके उसको अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। और इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएटिविटी, नई नई टेक्निक्स यूज करें जिससे क्या हो, बिजनेस और भी ग्रो करे। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ पीपल। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ पीपल? एट द एंड ऑफ द डे इट्स द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, इट्स द मैनेजमेंट पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोग भी इनका डेवलपमेंट के बारे में सोचे। और यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब हो गया काइंड ऑफ, समझ लीजिए कि ग्रूमिंग हो गया, या फिर उनका नॉलेज का काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं अपग्रेडेशन हो गया, ये सब चीज क्या हो गया, डेवलपमेंट में आ गया। फिर डिसिप्लिन एंड मोरल। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना, इट एक्चुअली वर्क्स ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। वो जो प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है, उसका उन नियमों का पालन करना ही डिसिप्लिन है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में काम करेगी तभी वो एक सही डायरेक्शन में चलेगी और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएगी। और मोरल का मतलब होता है एथिक्स एंड वैल्यूज। आज कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा तो कमा रही है, लेकिन साथ ही साथ ना उसका कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, वो ऐसा प्रोडक्ट्स इंडोर्स करे जिसका सोसाइटी का अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा प्रोसेस, मान लीजिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्कोहल सेल करती है, सिगरेट सेल करती है, प्रॉफिट तो वो कमाती है, लेकिन क्या वो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करे, नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को उसी प्रोडक्ट्स में इंडोर्स कराए, अपने एम्प्लॉइज लोग को उस ढंग से अपब्रिंग करे जिससे क्या उनका मॉरल और एथिक्स वैल्यू अच्छा रहे। नेक्स्ट है राइटफुल डिसीजन मेकिंग। सी, एक तो कहावत है इंग्लिश में कि डिसीजंस आर नेवर राइट और रॉन्ग, इट्स ओनली द आउटकम। तो ये जस्ट कहावत है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप राइट डिसीजन लोगे तभी तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने जितने भी स्टाफ हो उनको सही मैसेज दोगे। और यहाँ राइट डिसीजन मेकिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी और सोसाइटी के भी पर्सपेक्टिव से, समझ में आया, कि हम ऐसा प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा हो, साथ साथ एम्प्लॉइज को भी फायदा हो और उनके कंज्यूमर्स को भी फायदा हो। फिर है इंप्रूविंग इमेज। हैव यू हर्ड अबाउट द कंपनी कॉल्ड टाटा? व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट टाटा? इट्स ब्रांड वैल्यू। टाटा अपना इमेज को इस ढंग से प्रेजेंट किया ना लोगों के सामने कि आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि टाटा कोई गलत प्रोडक्ट इंडोर्स कर सकता है। तो ये उसका इमेज इंप्रूवमेंट है। और इमेज इंप्रूवमेंट का बात है तो हम सबसे बेस्ट एग्जांपल सलमान खान का देंगे। आपको पता है सलमान खान के ऊपर बहुत सारे केसेस चला, लाइक आप वो वाला जो आपको मैंने बताया था कि एक वो काला हिरन को मार दिया था वो, या फिर वो फुटपाथ पे गाड़ी चला दिया था, आप सुने होंगे ना। ऑलरेडी वो अक्यूज्ड है, उसको बेल मिल चुका है, लाइक इज लाइक ही हैज कम आउट विद क्लीन शीट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अपना इमेज इंप्रूव करने के लिए उसने क्या किया, उसने बीइंग ह्यूमन बनाया, व्हिच इज वर्किंग वेरी नाइसली, ग्लोबली अच्छा काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली अच्छा काम करने के कारण क्या हुआ, सलमान खान का इमेज तो इंप्रूव हुआ ना। वैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन को लगातार ऐसा कुछ काम करते रहना चाहिए। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसा काम करवाए जिससे ना उनका इमेज इंप्रूव हो, समझ में है। नेक्स्ट है क्वालिटी गुड्स एंड फेयर प्राइसेस। देखिए पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने उस सोसाइटी को, अपने कंज्यूमर्स को ना एक अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करे, साथ ही साथ फेयर प्राइसेस में। फेयर का मतलब कम नहीं होता, फेयर का मतलब जितना दाम उतना। ज्यादा अगर लेगा, मान लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं अपने कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए आप कम कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जिससे आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हमेशा फेयर प्राइस पे ट्रेड होता है, मतलब जितना दाम है उतना ही लो, ना ज्यादा लो ना कम लो, और क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करो। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में? दीक्षा इधर देखो, समझ में आया आपको अच्छे से? कोई भी ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया मेरे को बताओ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए, इसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इज इट गेटिंग रिकॉर्डेड? श्योर, फाइन। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप ऑब्जेक्टिव? सी, ऑर्गेनाइजेशन एक नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे लोगों का टीम होता है। ठीक है, अगर हम टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी चाहेगा कि टाटा कंपनी ग्रो हो, साथ ही साथ उनके एम्प्लॉयज भी ग्रो करें, उनके कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज करें उनके भी लाइफ में चेंज आए। बात समझ में आ? तो व्हेनेवर आई से कि ग्रुप ऑब्जेक्टिव मतलब हम अपने आप को सेल्फिश नहीं करार दे सकते, हमको सबको साथ में लेके चलना है। बात समझ में आ? तो अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव का मतलब ही है कि एज अ ग्रुप का अचीवमेंट हो, एज अ ग्रुप का गोल अचीव हो, वही मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को हम यूज कर रहे हैं, अब इस मार्कर में अभी भी इंक बचा हुआ है, लेकिन हम क्या करें, मेरे पास नया मार्कर है तो हम इसको फेंक दिए। तो आप एक बात बताएं, कहीं ना कहीं हम एक रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं फुल यूटिलाइजेशन तो नहीं किया ना? उससे मेरा आज मान लीजिए कि इस छोटा सा इंक से हम एक बोर्ड और लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखे। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत पहुंचा सकता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है कि वो रॉ मटेरियल्स, अपने जितने भी रिसोर्सेज है उनको फुल्ली यूटिलाइज करें, और वो काम मैनेजमेंट से ही हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट का। तीसरा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। देखिए, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट को कम दाम में बनाना, लेकिन उसका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्या बोले आपको? कोई भी प्रोडक्ट को कम दाम में बनाना, लेकिन उसका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, अब मान लीजिए हम आपको चॉकलेट, मान लीजिए हम चॉकलेट का भी कैडबरी है, हम आपको चॉकलेट दे रहे हैं। मान लीजिए हम 50 रुपीज में चॉकलेट सेल करते हैं, मेरा कॉम्पिटिटर लोग 40 में बेच रहा है, मेरा 50 रुपए दाम है, तो हम भी 40 रुपए में बेचने का सोचेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज छोटा कर देंगे चॉकलेट का, लेकिन क्वालिटी तो वही रखेंगे ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा क्वालिटी ऑफ जो टेस्ट है उसी को देख के तो आप लोग को चॉकलेट खरीद रहे हो। बात समझ में आया? तो ये भी मैनेजमेंट का काम है। चौथा है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है सस्टेन करना। क्या होता है? सस्टेन करने का मतलब होता है टिके रहना बिजनेस में। ठीक है, आप देखिए जैसे अभी आपको रिसेंटली पता होगा वोडाफोन और आइडिया का काइंड ऑफ वो हो गया, दोनों एक कंपनी बन गया। क्या रीजन था? क्योंकि देखो रिलायंस जियो इज गेटिंग बिगर एंड बिगर डे बाय डे। रिलायंस जियो का बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा आउट ऑफ 5 पीपल 3 लोग तो जियो यूज करते ही होंगे, राइट? क्या रीजन है? क्योंकि उन लोगों का पॉलिसीज, उनका जो स्कीम्स वगैरह था वो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा सूट करता है। जियो का नेटवर्क इज आल्सो गुड, इट्स अ साउंड नेटवर्क। तो अब देखिए वोडाफोन अकेला पड़ गया, आइडिया भी अकेला पड़ गया, वो लोग दोनों क्या किए, मिल गए। तो ये उन लोगों का क्या था, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी था। अगर अकेला होता तो वो लोग बंद हो जाते हैं। ठीक है, और ग्रोथ का मतलब है कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट करते रहना। समझ में आया? आज मेरे मान लीजिए ट्यूशन में 250 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर 2 साल बाद भी 250 है तो हम, आपको क्या लगता है इंप्रूव कर रहे हैं क्या? नहीं। जब 2 साल बाद आप लोग आओगे, देखो 700 बच्चे होंगे, तभी तो अच्छा लगेगा ना, आई एम ग्रोइंग, आई एम वर्किंग गुड, और उसका मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है। फाइन। फिर है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट डू यू मीन बाय हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? सी, आपको हैव यू हर्ड अबाउट टाटा नैनो? टाटा नैनो गाड़ी आता था। सी, जो रतन टाटा थे ना, जो कंपनी के सीईओ थे उस टाइम, उन्होंने 1 लाख रुपए की गाड़ी क्यों उतारी मार्केट में? उनको ऐसा लगा कि दे आर लॉट ऑफ मिडिल क्लास पीपल जिनका सपना होता है कि वो गाड़ी 4 व्हीलर में चले, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ड्यू टू फाइनेंशियल चैलेंजेस वो लोग अपने सपना को पूरा नहीं कर पाते। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ लोग हैं जो बाइक वगैरह से चलते हैं, जो अभी कार नहीं अफोर्ड कर सकते, वो लोग 1 लाख रुपए तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। एक दिन वो कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा ना बाइक पे ना पूरा फैमिली 4 जन को लेके बैठा हुआ था, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका है क्या कि 1 लाख रुपए में हम गाड़ी बना दें। उन्होंने ये करके दिखाया, उनका मैनेजमेंट को पूरा क्रेडिट जाता है इस चीज का। तो आज टाटा ने जो नैनो लॉन्च की, उनकी वजह से जो लोग बाइक चलाते हैं, जो लोग कार में है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट का भी ना कहीं ये रोल होता है कि वो ना अपने कंपनी के जो कंज्यूमर्स है, अपने स्टाफ्स है, अब स्टाफ्स को कैसे आपको हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, अच्छा सैलरीज देके, उनका लाइफस्टाइल अच्छा करके। टाटा में जो जॉब करता है आपको दिखेगा ज्यादातर उनको बहुत फैसिलिटीज मिलता है, हॉस्पिटल में उनका फ्री ट्रीटमेंट हो जाता है, उनको इंश्योरेंस मिलता है। तो ये सब क्या हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं हुआ? नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनाना। कोई भी अगर नया कंपनी कहीं पे खोलेगा तो
तो वो लोग तो नए एम्प्लॉयज हायर करेगा ना, और नए एम्प्लॉयज हायर करेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और मान लीजिए आपके बच्चे को अगर नौकरी मिलेगा या फिर आपको नौकरी मिलेगा, तो आप लोगों का घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं होगा, और सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, सबके पास पैसा होगा, तो डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा, कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, होगा ना। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत हो आपको समझने में? ठीक है, अब हम लोग ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो ब्रांचेस समझ लीजिए, कितना ब्रांच है, ऑल टुगेदर 6 ब्रांचेस है मैनेजमेंट का। ठीक है, पहला क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चौथा है पर्सनल मैनेजमेंट, फिफ्थ है परचेजिंग मैनेजमेंट, एंड सिक्स्थ इज ऑफिस मैनेजमेंट। समझ में आया? ये 6 ब्रांचेस है मैनेजमेंट का। फाइन, पहला देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप क्या, मतलब उसके क्या क्या काम होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम क्या है, देखिए। पहला डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले, आप कुछ भी, मान लीजिए एक बॉटल है, तो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग आपका काम है, तो उसका डिजाइनिंग कैसे होगा, कैसा दिखेगा, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है। सेकंड, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग्स। आपके कंपनी के जो भी एसेट्स है, कौन सी मशीनरी को कहाँ लगाएंगे, कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे, ये सब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तीसरा, ऑपरेशन ऑफ परचेज एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो रॉ मटेरियल से बनेगा, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे और रॉ मटेरियल्स को कहाँ पे रखा जाएगा, वो भी कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मान लीजिए कोई मशीन वगैरह खराब हो गया, आपका कोई कंप्यूटर खराब हो गया, उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। क्या होता है, स्टॉक। तो स्टॉक का गोडाउन वगैरह में रख रहे हैं, स्टोरेज में रख रहे हैं, तो वो खराब नहीं हो जाए, वो इन्फिल्ट्रेट नहीं हो जाए, पिलफरेज नहीं हो जाए उसका। समझ में आया आपको? तो इसीलिए इसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि जो मेरा इन्वेंट्रीज पड़ा हुआ है ना, उसका क्वालिटी नहीं खराब हो। समझ में आया? फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है ना, देखो पहले कैडबरी का डेयरी मिल्क बनाया, डेयरी मिल्क के बाद वो लोग सोचा कि नहीं यार इतना इनफ नहीं है, फिर क्रैकल बनाया, फिर वो लोग क्या बनाया, 5 स्टार बनाया, फिर वो लोग सिल्क बनाया, फिर सिल्क में वो लोग क्या करता है, नया नया प्रोडक्ट निकाल, बबल निकाल, बबली व्हाटएवर यू कॉल इट, बबल ना। तो कॉन्स्टेंटली अपना प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा है और अपना कंपनी को और प्रोडक्ट्स बढ़ा बढ़ा के कंपनी को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, पहले मार्केटिंग रिसर्च करना। मान लीजिए फास्ट्रैक इज द बेस्ट एग्जांपल। फास्ट्रैक एक ऐसा कंपनी है जो टीनेजर्स को टारगेट करता है। किसको टारगेट करता है, क्योंकि फास्ट्रैक का बैग हुआ, फास्ट्रैक का घड़ी हुआ, व्हाटएवर जो एक्सेसरीज वो लोग बेचते हैं, तुम्हारे पापा थोड़ी ना फास्ट्रैक पहनेंगे, पहना दिया कोई अलग बात है जबरदस्ती, लेकिन ज्यादातर उन लोग का जो कोर ऑडियंस होता है, कोर जो उनका जो क्राउड होता है वो क्या होता है, टीनेज। तो उनका मार्केटिंग जो रिसर्च टीम है ना, खाली यही देखता रहता है, ये रिसर्च करता रहता है कि टीनेजर्स को क्या चाहिए। समझ में ना, ऐसे तो चाहिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट क्या चाहिए। ठीक है। नंबर 2, प्लानिंग एंड डेवलपिंग सूटेबल प्रोडक्ट्स। अब रिसर्च करके हमको समझ में आया कि अच्छा टीनेजर्स को वॉच चाहिए, टीनेजर्स को वॉचेस का बहुत क्रेज है। ठीक है, टीनेजर्स को वॉचेस का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, अब वॉचेस को थोड़ा पेपी और ट्रेंडी बनाने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ी ना सोना का घड़ी पहन के टीनेजर घूमेगा, दे वांट कि सही दाम में सही चीज आ जाए। ठीक है, यहां तक समझ में कोई इशू है? ठीक है। नेक्स्ट है सेटिंग अप्रोप्रिएट प्राइसेस। अब टीनेजर्स को अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे, तो ₹1,00,000 का प्रोडक्ट बेचोगे, क्योंकि हो सकता है एक आध आदमी खरीद भी ले, लेकिन ऐसा टीनेजर मास में खरीद पाएगा नहीं, तो प्राइसेस को बहुत सही रखना, रीजनेबल रखना। सेटिंग अप्रोप्रिएट प्राइसेस होगा, सेलेक्टिंग राइट चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टीनेजर को अगर हमको टारगेट करना है तो कहां टारगेट करेंगे, न्यूज़पेपर टारगेट करेंगे कि सोशल नेटवर्किंग टारगेट करेंगे, इंस्टाग्राम में ऐड करवाएंगे। आप देखोगे भुवन मैम या फिर आशीष चंचलानी बहुत बार क्या करते हैं, अपना दे आर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। वो लोग एक प्रोडक्ट पहन के, मान लीजिए कभी कभी इंडोर्स भी करते हैं, आप लोग देखेंगे ऐड करते हैं, तो बहुत जो उनके फॉलोअर्स हैं वो काइंड ऑफ खुश हो जाते हैं, इंस्पायर होकर वो लोग भी खरीद लेते हैं प्रोडक्ट। तो वो लोग क्या करें, सब तरीका है, वो लोग ब्रांचेस, वो लोग तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम लोग कैसे टीनेजर्स तक पहुंचे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सब मीडिया में जाके वो लोग उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है प्रमोशनल एक्टिविटीज। आप लोग जाएंगे ना मॉल्स वगैरह में, संडे वगैरह, तो आप देखिए बहुत सारा प्रमोशन इवेंट्स होता रहता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का आके एंकरिंग कर रहा है, कोई लड़का लड़की को देखा तो लोग कॉर्नेटो दे दिया, दे आर द कॉर्नेटो कपल, ऐसा टाइप का प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं ताकि एक एड कैंपेन चलता रहे। समझ में आ? तो ये किसका रिस्पांसिबिलिटी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? रिकॉर्डिंग सही चल रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला काम क्या है? इज इट गेटिंग कवर्ड? नो। कितना तक कवर हो रहा है? हाँ। कहाँ तक कवर हो रहा है? बहुत थोड़ा सा हो रहा है। इतना? हाँ, हो रहा है। उससे भी थोड़ा कम। इतना? ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ अरेंज कर देते हैं जस्ट अ सेकंड। ओके, इज इट वर्किंग नाउ? ठीक है, पूरा कवर। ओके, तो फिर क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? नेक्स्ट क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला स्कोप? क्या है? एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स का मतलब हो गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है, उसका एस्टिमेशन कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें कौन होते हैं? फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो बैठते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, एमबीए फाइनेंस वाले लोग हुए, सीएफए वगैरह हुए, वो लोग इस पोजीशन में बैठ के डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड। पहला था कितना पैसा चाहिए, नेक्स्ट है कहां से लाएंगे पैसा। शेयर इशू करके लाएंगे, डिबेंचर इशू करके लाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, जो अप्रोप्रिएट मीडियम है मेरे लिए वहीं से हम पैसा लाएंगे। ठीक है। तीसरा, रेजिंग फंड्स एट द राइट टाइम। आज पैसा चाहिए, 6 महीना पैसा बाद पैसा ला रहे, कोई सेंस है? नहीं है ना। तो आपको राइट टाइम में आप पैसा कहां से ला सकते हैं, वो भी एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है। नेक्स्ट है राइट यूज ऑफ फंड्स। अब पैसा तो आ गया, पैसा को कहीं लगाना पड़ेगा ना, बिजनेस करना पड़ेगा, तो बिजनेस कैसे करेंगे, कहां पैसा लगा रहे, वो सब डिसीजन मेकिंग कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आया? कोई भी दिक्कत अभी तक, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग बता पाएंगे ना? फाइन। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट। क्या है? पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में पहला क्या है? मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग बेसिकली क्या है? कोई भी कंपनी को कौन चलाता है? रोबोट चलाते हैं क्या? एम्प्लॉइज चलाते हैं। तो आपको राइट आदमी राइट जगह में चाहिए, तो उसके लिए भी तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा ना। अब मान लो रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई ऐसी लड़की रख ली जो बोलती ही नहीं है, कोई जरूरत है ना कोई ऐसा आदमी का। अब मान लो कोई ऐसा, मान लो ऑपरेशन करने के लिए कोई ऐसा डॉक्टर रख लिए जो ऑपरेशन करते करते चीज भूल जाता है, सीजर ऑपरेशन करते अंदर भूल गया, तो ये क्या आपको लगता है आपने मैन पावर को सही ढंग से अलॉट किया? नहीं किया है। तो राइट पर्सन एट द राइट पावर इज क्या है? राइट प्लेस इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट। सेलेक्ट, रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाना। ठीक है। तीसरा, अब सिलेक्ट करना, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिए किसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कोई भी आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है, तो उसको ट्रेन करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अप्रेजल। अब वो अच्छा कर रहा है, कंपनी उसको कुछ दे देना, मोटिवेटेड रहेगा, उसको अप्रेज करना, उसको प्रमोशन देना, या फिर मान लीजिए कि उसको पर्क्स देना। पर्क्स मतलब चॉकलेट नहीं, पर्क्स मतलब परक्विजिट, कोई ट्रिप दे दिए, क्या मान लो कि उसको कोई मूवी का टिकट दे दिए, उसको कोई कूपन्स दे दिए, या मान लो कोई उसको कोई ट्रिप दे दिए वेकेशन का। समझ में? ये सब क्या होता है? पर्क्स होता है। फिर प्रमोशन, उसको प्रमोट करके कोई अच्छा जगह में भेज दिए, कंपनी नहीं छोड़ने के लिए बोले, प्रमोट मतलब अच्छा डेजिग्नेशन दे दिया, सैलरी में हाइक दे दिए। फिर ट्रांसफर, अगर मान लीजिए कि अभी वो बैंगलोर में काम कर रहा है, उसका मन करा मुंबई जाने का, अच्छा काम कर रहा है, तो तुमको रिक्वेस्ट भी किया मुंबई भेज दिए सर, मुंबई उसको हीरो बनने नहीं जाना है, मुंबई उसको सिटी में उसके फैमिली वाले रहते होंगे, तो उसको ट्रांसफर कर दिए हम लोग। उसके बाद कॉम्पेंसेशन, मान लो उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसका इलाज का पैसा हम लोग दे दिए, कॉम्पेंसेट कर दिए उसको। और एम्प्लॉय वेलफेयर, और भी कोई भी ऐसा चीज जिससे एम्प्लॉय का वेलफेयर हो, अच्छाई हो एम्प्लॉय में, उनका देखभाल हो, वो सब क्या होता है? कौन करता है? पर्सनल मैनेजमेंट। यहाँ तक समझ में आपको? नेक्स्ट फिर क्या? परचेजिंग मैनेजमेंट। परचेजिंग मैनेजमेंट बेसिकली ऐसा मैनेजमेंट होता है, आपके कंपनी में कौन सा एसेट आएगा, कौन सा फर्नीचर आएगा, कौन सा रॉ मटेरियल आएगा, कोई भी इक्विपमेंट्स खरीदा जाएगा, तो यह डिसीजन कौन लेता है? ऑफिस मैनेजमेंट, परचेजिंग मैनेजमेंट। अब आपके ऑफिस में क्या है? देखिए ये तो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया। ऑफिस का मैनेजमेंट, आपके स्टाफ, कौन सा स्टाफ कहाँ बैठेगा, कॉफी का मशीन कहाँ लगेगा, एसी कहाँ लगेगा, पंखा कहाँ लगेगा, कौन सा लाइट आएगा, ये सब कौन करते हैं? कौन आ जाएगा, अटेंडेंस देना, सैलरी टाइम पे देना, ये सब कौन करते हैं? ऑफिस मैनेजमेंट। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े? स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़े? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये फॉलोइंग स्कोप है, ये भी पढ़ लिए। फिर हम लोग क्या पढ़े? मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़े, उसका स्कोप पढ़ लिए। फिर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े, उसका स्कोप पढ़ लिए। फिर पर्सनल मैनेजमेंट का स्कोप पढ़ लिए, एंड फाइनली परचेजिंग मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट का स्कोप पढ़ लिए। तो आपको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।